दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द सिंगिंग लेसन और इस कहानी को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये कहानी है एक म्यूज़िक टीचर की। जिस तरह से साइंस का टीचर होता है, इंग्लिश का टीचर होता है, मैथ्स का टीचर होता है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो सिंगिंग सिखाते हैं आपको। तो कहानी है मिस मेडॉस की, जो कि एक म्यूज़िक टीचर है। और कहानी के स्टार्टिंग में बताया गया है कि मिस मेडॉस का मूड कितना ज़्यादा ख़राब है। कुछ ऐसा हुआ इनके साथ में जिसकी वजह से ये बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और उनका दिल दुख रहा है अंदर से। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दिल के ऊपर छुरियाँ चल रही हों और वो इस तरह से चल रही हैं जैसे ज़मीन को कुचल रही हों। दोस्तों, मिस मेडॉस की क्लास में सभी उम्र की लड़कियां हैं। उनकी क्लास में बच्चियों का मूड बहुत अच्छा है। गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाती हुई लड़कियां हैं और वो लड़कियां बड़ा एक्साइटेड हैं। ऑटम का महीना है, सुबह सुबह का टाइम है और आम तौर से सुबह तो हम सबका मूड अच्छा ही होता है, फ्रेश होता है, एकदम माइंड एनर्जेटिक होते हैं हम लोग। अब देखो, एक बारीक बात आपको बताता हूँ यहाँ पर। जो बारीक बारीक बातें मैं आपको बताऊँगा उनके नोट्स बनाते चलना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर राइटर ने बच्ची को क्या कहा है, रोज़ी कहा है। और फिर कहा है कि ऑटम का महीना है। ऑटम सीज़न होता है पतझड़ का, जब पत्ते सूख कर झड़ने लगते हैं ना पेड़ पौधों से। और ये सीज़न ऑटम का सर्दियों से पहले आता है। हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है ऑटम में। तो इनडायरेक्टली राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में कि बच्चे अभी जवान हैं, नया नया फूल हैं। और मिस मेडॉस है ना, वो पतझड़ के महीने की तरह पुरानी हो चुकी हैं। देखो, राइटर बच्चियों को रोज़ी के अलावा कुछ और भी कह सकता था, लेकिन उसने रोज़ी चूज़ किया ये बताने के लिए कि बच्चियाँ अभी नई हैं, जवान हैं। और अगर राइटर चाहती तो वो समर सीज़न कह सकती थी, रेनी सीज़न कह सकती थी, विंटर सीज़न कह सकती थी। लेकिन उन्होंने जान के कहा कि ऑटम का महीना है, मतलब पत्ते सूख गए हैं। क्या कहना चाह रही हैं कि मिस मेडॉस की उम्र हो गई है। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर बच्चियों का और मिस मेडॉस का। ठीक है, तो खाली क्लास बच्चों से भर चुकी है और आपको तो पता ही है कि अगर टीचर नहीं होता क्लास में तो बच्चे कितना शोर मचाते हैं। तो खूब एक्साइटेड हैं बच्चे, बड़ा शोर मचा रहे हैं। और तभी स्कूल की बेल बजती है। चिड़िया की आवाज़ की तरह कोई बच्चा चिल्लाया, म्यूरिल। और वहाँ सीढ़ियों पर ज़ोर से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थीं। किसी ने अपना डंबल गिरा दिया था सीढ़ियों के ऊपर। तो बड़ा ही शोर शराबा हो रहा है क्लास में, बच्चे बड़ा एक्साइटेड हैं, बड़ा एनर्जेटिक हैं। अब मिस मेडॉस क्लास में आ रही होती हैं, लेकिन रास्ते में क्या होता है, साइंस की टीचर उनको रोक लेती हैं। गुड मॉर्निंग मिस मेडॉस, आपको नहीं लगता कि आज ठंड है? ऐसा लगता है जैसे विंटर आ गए हैं। दोस्तों, बड़ी काइंडली होकर बड़ी अच्छी टोन में साइंस वाली मैम ने पूछा था मिस मेडॉस से कि आपको नहीं लगता कि ठंड आ गई है। उनका मकसद मिस मेडॉस को चिढ़ाने का नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि मिस मेडॉस को ऐसा लगता है कि साइंस वाली टीचर ने उनके ऊपर टॉन्ट मारा है, उनके मूड के ऊपर कमेंट करा है। मिस मेडॉस सोचती हैं कि शायद इन्हें पता लग गया है कि मैं बहुत निराश हूँ, बड़ा मेरा मूड ख़राब है और इसीलिए ये कमेंट कर रही हैं कि मौसम बड़ा कोल्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस मेडॉस साइंस वाली मैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, बहुत नफ़रत करती हैं उनसे। तो मिस मेडॉस अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं साइंस मिस्ट्रेस से और सीरियस होकर कहती हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, म्यूज़िक क्लास के बच्चों को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया था। 4, 5 और 6 फॉर्म्स म्यूज़िक हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और सभी बच्चे म्यूज़िक हॉल में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। म्यूज़िक हॉल में प्लेटफॉर्म पर पियानो रखा हुआ था और पियानो के पास में एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम था मैरी बीजले। मैरी बीजले मिस मेडॉस की फेवरेट स्टूडेंट थी। जब बच्चे गाना गाते हैं ना तो मैरी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती है, पियानो को बजाती है ताकि म्यूज़िक प्रोड्यूस हो सके। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई मैरी मिस मेडॉस का इंतज़ार कर रही थी और पियानो के स्टूल को घुमा रही थी। जैसे ही मैरी मिस मेडॉस को देखती है तो वो लड़कियों को इशारा करती है, श्श। जैसे आप लोग क्लास में करते हो इशारा सबको कि भाई चुप हो जाओ, टीचर आ गया है। ऐसे ही कुछ इशारा मैरी भी करती है। मिस मेडॉस बड़ा गुस्से में है और उन्होंने गुस्से में अपने हाथों को अपनी स्लीव्स के अंदर डाल लिया है और छड़ी को बाजू में दबा लिया है। इसके बाद मिस मेडॉस म्यूज़िक हॉल के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाती हैं। मिस मेडॉस बच्चों के सामने पलटकर ब्रास से बनी म्यूज़िक स्टैंड को अपने सामने रखती हैं और उस म्यूज़िक स्टैंड पर ज़ोर से 2 बार अपनी छड़ी को मारती हैं। छड़ी को मारती हैं ये बताने के लिए कि शांत हो जाओ।
ये होता है म्यूज़िक स्टैंड। इसके ऊपर नोट्स को, लिरिक्स को रखा जाता है पढ़ने के लिए। तो ये स्टैंड अपने सामने रखवा कर 2 बार छड़ी मारती हैं इसके ऊपर, मेहरबानी करके सभी बच्चे तुरंत चुप हो जाओ। मिस मेडॉस ने म्यूज़िक हॉल में घुसते ही एक ही नज़र में पूरे हॉल को रिव्यू कर लिया था, एक एक चीज़ को नोट कर लिया था। बच्चों की यूनिफॉर्म, उनके खिलखिलाते गुलाबी चेहरे और हाथ, बालों में झूम रही हेयर बोज और हॉल में बिखरी हुई म्यूज़िक की किताबें। मिस मेडॉस जानती थीं कि ये बच्चे क्या सोच रहे थे। मिस मेडॉस कहती हैं कि जो लेटर मुझे मिला है ना, उस लेटर को पढ़ने के बाद इन बच्चों की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस मेडॉस को ना एक लेटर मिला था और उस लेटर को पढ़कर मिस मेडॉस का इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। अब उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ था, क्या मामला है, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। तो मिस मेडॉस अपने मन में कहती हैं कि जो मुझे महसूस हुआ है ख़त को पढ़कर, उसके सामने बच्चों की फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। इन्हें जो सोचना है सोचते रहें। अब देखो ख़त में क्या लिखा हुआ था वो याद कर रही हैं मिस मेडॉस। ख़त में लिखा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, जितना मैं एक औरत को प्यार कर सकता हूँ उतना प्यार मैंने किया है तुमसे, उतना प्यार मैंने किया है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शादी मेरे लिए नहीं बनी। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी को निभाना, घर गृहस्थी बनाना, बच्चे पैदा करना, फैमिली बनाना, ये सब सोचकर मुझे पछतावा होता है। दोस्तों, उस लेटर में बंदे ने घिनौना वर्ड को लिखा था, लेकिन घिनौने को काट कर ना उसने बाद में लिखा पछतावा। देखो, जिसने ये लेटर लिखा है ना, वो चाहता तो दोबारा से नए कागज़ के ऊपर लेटर को लिख सकता था, लेकिन उसने जानकर पहले क्या लिखा, घिनौना वर्ड लिखा। फिर उस वर्ड को सिर्फ इतना ही काटा ताकि वो पढ़ा जा सके। वो चाहता तो घिनौने वर्ड को अच्छी तरह से काट सकता था ताकि पढ़ने में ना आए, लेकिन उसने जान के घिनौना लिखा, जान के उसको थोड़ा सा काटा ताकि मिस मेडॉस अच्छे से उस वर्ड को पढ़ लें और उनकी फीलिंग्स हर्ट हों। तो मतलब ये हुआ कि जिसने वो लेटर लिखा है वो चाहता था कि मिस मेडॉस घिनौने वर्ड को पढ़ें और उन्हें बहुत बुरा लगे। देखो दोस्त, रिजेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। आपको अगर किसी को रिजेक्ट करना है तो आप इस तरह से करते हैं कि सामने वाला इंसान को कम से कम बुरा लगे, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो ज़्यादा। आप घिनौना वर्ड यूज़ नहीं करते हो किसी को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने जान के घिनौना वर्ड लिखा है ताकि मिस मेडॉस की ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट हो सकें। और फिर घिनौना वर्ड को काट कर, हल्का सा काट कर आगे लिखा पछतावा। अच्छा, एक बात और बहुत ज़रूरी है आपको बतानी। जिस लड़के ने ये लेटर लिखा है ना, उसका नाम है बेसिल। और बेसिल ने ऐसा लिखा है लेटर में कि मैं एक औरत को जितना प्यार कर सकता था उतना मैंने तुम्हें किया है, और मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ। इस तरह की बातें उसने करी हैं। यहाँ पर ना हमें एक हिंट मिल रहा है कि शायद वो लड़का गे है, और क्योंकि वो एक गे है इसीलिए वो औरत को ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता है। वो कहता है कि मैं जितना भी कर सकता था, जितना भी मेरी लिमिट्स थी, उतना प्यार मैंने तुम्हें किया। अब मिस मेडॉस का मूड बहुत ख़राब हो गया लेटर को पढ़ने के बाद, और वो पढ़ाने के तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है इस टाइम। मिस मेडॉस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हैं और उनके बाजू में खड़ी हुई है उनकी फेवरेट स्टूडेंट मैरी। अब मिस मेडॉस मैरी को बुलाती हैं। मैरी तो इसी इंतज़ार में खड़ी हुई थी कि कब मिस मेडॉस मुझे बुलाएं और मैं जाऊं। मैरी आगे झुकती है और झुकने से उसके घुंघराले बाल उसके गालों पर गिरे। लंबी सांसें भरते हुए मैरी ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस मेडॉस। और हमेशा की तरह मैरी ने मिस मेडॉस को पीले रंग का क्रिसैंथेमम फूल दिया। क्रिसैंथेमम फूल का नाम है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि मैरी पिछले 6 महीनों से मिस मेडॉस को इसी तरह से फूल देती थी सुबह सुबह, और मिस मेडॉस रोज़ मैरी से फूल लेकर अपनी बेल्ट में लगा लिया करती थीं। लेकिन आज की सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। आज बहुत मूड ख़राब है मैडम का, तो वो फूल लेकर मैरी से कहती हैं, थैंक यू मैरी, कितना अच्छा है। चलो पेज नंबर 32 निकालो। इस बार उन्होंने फूल को बेल्ट में नहीं लगाया। मैरी के तो समझ में नहीं आया कि मिस मेडॉस को आखिर हो क्या गया है। वो कैसे मेरे दिए गए फूल को नज़रअंदाज कर सकती हैं। बच्ची ना थोड़ा सा घबरा गई, उसको महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैरी सोचती है कि मिस मेडॉस ने मेरे गुड मॉर्निंग का भी कोई जवाब नहीं दिया, और बड़ी ही कठोर आवाज़ में, बड़ी कोल्डनेस से मुझसे कहा कि पेज 32 निकालो प्लीज़, और एसेंट्स को अच्छे से मार्क करो।
मैरी को बड़ा अजीब सा लगा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई और रोने ही वाली थी वो बस। मिस मेडॉस वापस से अपने म्यूज़िक स्टैंड पर जा चुकी थीं और आज के दिन वो कुछ ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थीं। उनका लहजा बड़ा कड़क था। उनकी कड़क आवाज़ पूरे म्यूज़िक हॉल में गूंज रही थी। मिस मेडॉस कहती हैं, पेज 14, हम लोग पेज 14 से स्टार्ट करेंगे, अ लेमेंट। दोस्तों, बच्चों के पास में ना एक किताब थी जिसमें बहुत सारे गाने थे। तो पेज 14 पर जो गाना था वो था अ लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक करना, रोना। तो इस गाने से ना मिस मेडॉस की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये पतझड़ का मौसम और ये रोने वाला गाना मिस मेडॉस के ज़ख्मों पर मरहम का काम करेगा। आमतौर से मिस मेडॉस गाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया करती थीं, लेकिन इस बार मिस मेडॉस कहती हैं कि हम पूरा गाना गाएंगे, सभी लोग मिलकर गाएंगे और गाना गाते हुए हमारे चेहरों पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। चलो शुरू करो, लेफ़्ट हैंड से ताल दो। मिस मेडॉस ने अपनी छड़ी को उठाया और म्यूज़िक स्टैंड पर 2 बार पटका। मैरी ने पियानो बजाकर म्यूज़िक को स्टार्ट किया और मिस मेडॉस के छड़ी के इशारों के अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने अपने लेफ़्ट हैंड से ताल दिया और सभी बच्चे एक साथ एक दुखियारी भरी आवाज़ में वो दुखियारा गाना गाने लगते हैं। गाने के बोल बहुत ही डिप्रेसिंग हैं। इस गाने के हर एक बोल में आहटें, सिसकियाँ, तड़प और डरावनापन था। पूरे म्यूज़िक हॉल में दुखियारापन छा चुका था। मिस मेडॉस अपने दोनों हाथों को उठाकर बच्चों को संगीत सिखाने लगी। हालांकि मिस मेडॉस बच्चों को क्लास में सिंगिंग सिखा रही हैं, लेकिन उनका माइंड ना अभी भी शादी पर बेसिल पर अटका हुआ था। वो सोच रही थी कि भला बेसिल ऐसे कैसे लिख सकता है कि हमारी शादी एक गलती होगी। एक तरफ मिस मेडॉस अपने ख्यालों में खोई हुई हैं और दूसरी तरफ बच्चे गाना गा रहे हैं। मिस मेडॉस बार बार यही सोच रही हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बेसिल ने मुझे ऐसा लेटर लिखा। बेसिल ने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा कुछ बुरा तो हमारे बीच में हुआ नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ तो बढ़िया था। तो फिर बेसिल ने क्यों ऐसा लिखा लेटर में? मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि रिजेक्शन वाले लेटर से पहले जो लेटर आया था बेसिल का, उसमें तो वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था। वो कह रहा था लेटर में कि हमारी किताबों के लिए बुक केस को ख़रीदूँगा, एक हॉल स्टैंड भी ख़रीदूँगा जो उसने देखा था, और हॉल स्टैंड के बारे में भी बता रहा था कि हॉल स्टैंड किस तरह का दिखता है। यार, लेटर तो उसने ठीक लिखा था, मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी, बढ़िया लेटर था। लेकिन फिर अचानक से एक लेटर में लिखा और उसमें कहता है कि हम शादी नहीं कर सकते। ऐसा क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। मिस मेडॉस सोचती हैं कि वो किस तरह से मुस्कुराई थी बेसिल की इन बातों को पढ़कर। दोस्तों, इन लेटर्स को याद करके हमें समझ में आ रहा है कि जब इनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, इनका टाइम बढ़िया चल रहा था, तब भी बेसिल प्यार का इजहार नहीं करता था मिस मेडॉस से। वो बंदा तो अपने में लगा हुआ है, कहता है कि फ़र्नीचर ख़रीदूँगा, हॉल स्टैंड ख़रीदूँगा, कोई प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। दोस्तों, इसी बीच बच्चों का गाना भी ख़त्म हो गया है, लेकिन मिस मेडॉस ने तो गाना सुना ही नहीं है बच्चों का, उनका ध्यान तो बेसिल की तरफ है। तो वो कहती हैं बच्चों से कि एक बार और गाना गाओ, लेकिन इस बार टुकड़ों टुकड़ों में गाना। और हाँ, एक्सप्रेशंस तो इस बार भी नहीं होने चाहिए। बेचारे बच्चे दोबारा से गाना शुरू कर देते हैं और वो गाना इतना दुख से भरा हुआ था ना कि अगर उस गाने को कोई लड़की धीमी आवाज़ में गाए तो वो गाना किसी को भी डरा सकता था। अब लड़कियां गाना गा रही हैं और मिस मेडॉस दोबारा से अपने ख्यालों में गुम हो गईं। मिस मेडॉस इस बार सोचती हैं कि पिछली बार जब बेसिल मुझसे मिलने आया था ना, तब उसने अपने बटन होल में गुलाब का फूल डाल रखा था। देखो, बटन होल में इस तरह से गुलाब का फूल रखा जाता है। और मिस मेडॉस याद करती हैं कि बेसिल उस चमकीली नीली शर्ट में और गाढ़े लाल रंग के गुलाब में कितना हैंडसम लग रहा था, और वो ये बात खुद जानता था कि मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। पहले तो उसने अपने बालों में हाथ घुमाए और फिर अपनी मूंछों को ताव देने लगा, और जब वो मुस्कुराता था तो उसके सफ़ेद दांत जगमगाते थे। आगे मिस मेडॉस याद करती हैं कि बेसिल ने मुझसे एक बार कहा था कि वो जो हेड मास्टर की वाइफ़ है ना, यार वो बार बार मुझे डिनर पर बुलाती रहती हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। एक ऐसी शाम नहीं है जब मैं ख़ुद के साथ समय बिता सकूँ। जब मैंने बेसिल की ये बात सुनी थी तो मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम उस हेड मास्टर की वाइफ़ को मना नहीं कर सकते हो?
मेरे पूछने पर बेसिल ने जवाब दिया था कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना, इस पोजीशन पर ही अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को मना करूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ बारीकियों को मैं आपको समझाऊंगा भी। देखो बेसिल गे है, ठीक है, और वो डिनर करने जाता है, लड़कियों से मिलने जाता है, इसलिए ताकि लोगों को, सोसाइटी को ये लग सके कि वो गे नहीं है, वो स्ट्रेट है, गे नहीं है, नॉर्मल है वो, ऐसा वो दिखाना चाहता है लड़कियों से मिलकर डिनर करके। हालांकि उसको लड़कियों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है मिस मेडॉस से कि हेड मास्टर की जो वाइफ है उसने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, मुझे बुलाती रहती है डिनर के ऊपर। परेशान तो है वो लड़कियों से, लेकिन वो समाज को ये दिखाना चाहता है कि मैं लड़की को डेट कर रहा हूँ, लड़की के साथ में डिनर कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। दूसरी तरफ आते हैं मिस मेडॉस के ऊपर। मिस मेडॉस की अच्छी खासी उम्र हो गई है, 30 साल उन्होंने पार कर लिया है, 30 साल की उम्र को। और पहले ज़माने में अगर 30 साल की लड़की शादी ना करे ना तो बहुत बुरा माना जाता था उसके लिए। आजकल तो ज़माना एडवांस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अगर 30 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो बहुत दिक्कत होती थी, ख़ास तौर से लड़कियों को। अब मिस मेडॉस ने याद किया है कि बेसिल कितना खूबसूरत था, कितना हैंडसम था। देखो ध्यान से समझो बात को यहाँ पर। बेसिल का लाइफस्टाइल कैसा था, उसके क्या थॉट्स थे, उसका माइंडसेट क्या था, उसको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, ये सब तो बात हुई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि उसका माइंडसेट क्या है। मिस मेडॉस को तो बस इस बात की पड़ी हुई है कि मेरा होने वाला हस्बैंड बहुत हैंडसम था, और क्योंकि वो बहुत हैंडसम है तो दुनिया को पता लगेगा, दुनिया को वो दिखाना चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, कितना यंग है। बात आ रही है समझ में? बेसिल ये दिखाना चाहता है शादी करके कि भैया मैं गे नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है। और दूसरी तरफ मिस मेडॉस ये दिखाना चाहती हैं समाज को कि मैं 30 साल की उम्र की कुंवारी नहीं हूँ, मेरा एक बहुत ही हैंडसम हस्बैंड है। तो इन दोनों को सोसाइटी की पड़ी हुई है, चाहे इनका पार्टनर कैसा भी हो चलेगा, लेकिन इन्हें सोसाइटी की पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। और मिस मेडॉस की यादों से ये भी पता लग रहा है हमें कि इन दोनों के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है, समाज के प्रेशर में आकर ये लोग शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह के बीते लम्हे मिस मेडॉस को याद आ रहे हैं, और म्यूज़िक हॉल में बच्चे दुख भरा गाना गा रहे हैं। म्यूज़िक हॉल के बाहर विलो नाम के पेड़ लगे हुए थे, दुबले पतले लंबे। हॉल की खिड़की दरवाज़ों से वो पेड़ दिखाई देते थे, और वो पेड़ हवा की वजह से झूम रहे थे, और म्यूज़िक हॉल में उन झूमते हुए पेड़ों की आवाज़ें भी साफ सुनाई देती थीं। अब क्योंकि ऑटम का महीना चल रहा है, इसलिए उन पेड़ों के आधे से ज़्यादा पत्ते झड़ चुके थे। कुछ छोटे छोटे पत्ते थे उन पेड़ों पर जो अभी भी बचे हुए थे। दोस्तों मिस मेडॉस का ध्यान दोबारा से उस लेटर की ओर गया जिसमें लिखा था आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। इसी दौरान क्या होता है, बच्चे दोबारा से गाने को ख़त्म कर देते हैं। हालांकि मिस मेडॉस ने गाने को ध्यान से नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि बहुत अच्छे। लड़कियों को इस बात का एहसास हो गया था कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये वो मिस मेडॉस नहीं है जिन्हें हम जानते थे। बच्चियां थोड़ा सा घबराई हुई हैं। मिस मेडॉस बच्चियों से कहती हैं कि अब क्योंकि तुमने गाना गा लिया है, तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है, तुम लोग जान चुके हो गाने को, तो अब हम लोग पूरी फीलिंग्स के साथ में गाएंगे, एक्सप्रेशंस के साथ में गाएंगे इस बार। जितने एक्सप्रेशंस तुम डाल सकती हो ना गाने में डालो। इसके बाद मिस मेडॉस कहती हैं कि बच्चों लिरिक्स के ऊपर ध्यान दो, बोल देखो कैसे हैं गाने के, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो, गाना गाते हुए इमेजिनेशन करो। फिर मिस मेडॉस गाना गा के बताती हैं फर्स्ट टू फर्स्ट। मिस मेडॉस कहती हैं कि ये गाना सुन के ना रोना आना चाहिए, लैमेंट होना चाहिए, शोक होना चाहिए। और ये दूसरी लाइन है ना गाने की, विंटर ड्रेयर, इस ड्रेयर को इस तरह से गाओ जैसे सर्द हवा चल रही है। इसके बाद मिस मेडॉस गा के बताती हैं ड्रेयर। मिस मेडॉस ने कुछ ऐसे अंदाज में गाना गाया कि उनके बराबर में जो बच्ची बैठी हुई थी ना पियानो के ऊपर, मैरी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिस मेडॉस कहती हैं कि और ये जो तीसरी लाइन है ना, इसको पहले धीरे धीरे गाओ और फिर ज़ोर से गाओ। फ्लीटली फ्लीटली म्यूजिक्स गे मेजर। लास्ट लाइन का जो पहला वर्ड है वहाँ पर तुम्हें ब्रेक करना है, पासिस पे ब्रेक करना है, और अवे के ऊपर तुम्हें फेड करना है। इस तरह से गाओ जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। ठीक है, धीरे धीरे आवाज़ कम होती रहेगी, ऐसा गाओ जैसे मर रहे हो तुम।
आखिरी लाइन में जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो करना। चलो 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 दोबारा से करते हैं। दोस्तों, हमारा मूड जैसा होता है ना, हमें वैसा ही गाना सुनना पसंद होता है। मिस मेडॉस काफ़ी दुखी हैं, तो वो चाहती हैं कि गाने में फीलिंग्स आए और वो दुख भरा गाना उनके दिल को छुए। दोबारा से मिस मेडॉस ने अपनी छड़ी को हल्के से उस म्यूज़िक स्टैंड पर 2 बार पीटा और वापस से अपने हाथों को उठाया, और लड़कियों ने एक बार फिर गाने को शुरू कर दिया। और एक बार फिर मिस मेडॉस अपने ख़्यालों में खो गईं और वो उसी ख़त के बारे में सोच रही हैं जो बेसिल ने लिखा था। ख़त में लिखा हुआ था ना, एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बट डिस्गस्ट। घिनौना, घिनौना वर्ड था जो उसने लिखा था, और घिनौने लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमारी इंगेजमेंट अब टूट चुकी है। लोग कितना सरप्राइज़ थे जब उन्हें पता लगा था कि मेरी भी इंगेजमेंट हो चुकी है। सबसे पहले तो मेरा मजाक वो साइंस वाली मैम उड़ाएगी। पहले तो वो साइंस वाली मैडम मेरी इंगेजमेंट टूटने पर यकीन नहीं करेगी और फिर मजाक उड़ाएगी। मेरी इंगेजमेंट पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ साइंस वाली मैम ही हुई हैं। दोस्तों, हमें ये भी पता लगता है कि मिस मेडॉस की उम्र 30 साल की है और उनके मंगेतर बेसिल की उम्र 25 साल की है। तो मंगेतर 5 साल उम्र में छोटा है मिस मेडॉस से। मैं आपको बताऊं कि बेसिल से मिस मेडॉस का मिलना एक जादू से कम नहीं था। एक रात की बात है, चर्च में प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद मिस मेडॉस और बेसिल एक साथ चर्च से बाहर निकलकर घर की ओर जा रहे थे अपने अपने। ठीक है, यहाँ पर मिस मेडॉस याद कर रही हैं कि वो बेसिल से कैसे मिली थी पहली बार। रात का टाइम था, चर्च में प्रेयर के लिए ये लोग गए थे, और चर्च में प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद ये दोनों एक साथ चर्च से बाहर निकले और अपने अपने घर जा रहे थे। तो जब ये लोग प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद चर्च से बाहर जा रहे होते हैं, तो बेसिल मिस मेडॉस से कहता है कि पता नहीं कैसे, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। डायरेक्टली मिस मेडॉस से बोल दिया कि पता नहीं कैसे, क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने मिस मेडॉस का ऑस्ट्रिच फैदर बोआ को पकड़ लिया। ऑस्ट्रिच फैदर बोआ कुछ इस तरह का होता है, इसको ठंड में पहनते हैं गले के ऊपर। ये कहानी ना बड़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। बहुत बारीक बारीक बातें आपको समझनी पड़ेंगी इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिल ने मिस मेडॉस को नहीं पकड़ा, उनके कपड़े को पकड़ा। जो गले में टंगा हुआ था ना, उस कपड़े को पकड़ा। इट मीन्स कि वो इम्पर्सनल है। भाई, दूरियों को बयां कर रहा है, उसने कपड़े को पकड़ा, इट मीन्स वो दूरियों को बयां कर रहा है। हाँ, अगर वो हाथ को पकड़ता है या बालों को पकड़ता है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर नज़दीकियाँ हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहली बात तो इम्पर्सनल है। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रिच का ही क्यों जिक्र किया राइटर ने यहाँ पर। मफलर भी कह सकता था, कोट भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था, लेकिन यहाँ पर उसने यूज़ किया ऑस्ट्रिच फैदर बो का। देखो, ऑस्ट्रिच जो होता है ना, वो ख़तरे को देखकर अपने सर को ज़मीन में छुपा लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ख़तरा है ही नहीं। तो यहाँ पर भी राइटर आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि रियलिटी से इन लोगों ने अपने मुंह को फेर लिया है। शतुरमुर्ग की तरह अपने सर को रेत में डाल लिया है और रियलिटी से बहुत दूर हैं ये लोग। रियलिटी क्या है इन्हें नहीं पता। दोनों के दोनों इल्यूजन्स में जी रहे हैं। ख़तरे को देखकर दोनों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। दोस्तों, मिस मेडॉस अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई हैं और पीछे बच्चियां गाना गा रही हैं। मिस मेडॉस का ध्यान तो है नहीं गाने की तरफ। जैसे ही वो सुनती हैं कि गाना रुक गया है तो वो दोबारा से कहती हैं, चलो एक बार और रिपीट करो, एक बार और गाओ, चलो चलो एक बार और गाओ, और ज़्यादा एक्सप्रेशंस को डालो गाने में। लड़कियों ने गाना फिर शुरू कर दिया और वो सब बड़ा परेशान हो गई थी। भला एक बच्ची कितना गाना गाएगी। देखो, गाना गाने में ना बड़ा दम लगता है, इतना आसान नहीं होता है। तो जो बड़ी बड़ी लड़कियां थीं वो लाल हो गई गाना गा गा के, और जो छोटी उम्र की बच्चियां थीं वो रोने लगीं। और इसी दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें खिड़कियों से टकराने लगीं और पेड़ भी शोर कर रहे हैं। पेड़ों के शोर को भी आसानी से सुना जा सकता था। और इस माहौल में मिस मेडॉस अपनी आशिकी को याद कर रही हैं। माहौल देखो कितना ज़बरदस्त है। बाहर बारिश हो रही है, लड़कियां रो रो के गाना गा रही हैं, दुख भरा गाना गा रही हैं, पेड़ों के हिलने की आवाज़ आ रही हैं। तो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। मिस मेडॉस अपने आप ही बुड़बुड़ाती हैं कि बेसिल, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि तुम मुझे कितना प्यार करो। थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही प्यार करो, कोई बात नहीं, लेकिन करो तो सही। तुम्हारे दिल में चाहे थोड़ी सी जगह हो, लेकिन जगह होनी चाहिए मेरे लिए। लेकिन मिस मेडॉस बहुत अच्छे से इस बात को जानती थीं कि बेसिल उन्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता, क्योंकि बेसिल ने अपने लिखे ख़त में घिनौने वर्ड को अच्छे से भी नहीं मिटाया था।
चलो ठीक है, घिनौना वर्ड उसने लिख दिया होगा, उसका मूड ख़राब होगा, लेकिन कम से कम अच्छे से मिटा तो देता ताकि मैं उसे नहीं पढ़ सकती। पर बेसिल ने इतना भी नहीं किया, उसको ढंग से मिटाया भी नहीं। इस बात से साफ है कि बेसिल मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता। अब इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इन बातों का मतलब ये है कि भले ही मिस मेडॉस को कोई अच्छा लवर ना मिले, कोई ऐसा हस्बैंड मिले जो उन्हें अब्यूज़ करे, उनके साथ मार पीट करे, उन्हें बुरा भला बोले, ये सब मिस मेडॉस को मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। लेकिन ये बात उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि सोसाइटी में लोग उनके ऊपर टॉन्ट कसें, लोग उन्हें ये कहें कि तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। मिस मेडॉस का शादी करने का मकसद यही है कि समाज में उनकी इज्जत बन सके और वो भी शादीशुदा कहला सकें। भले ही उनका हस्बैंड उन्हें मारता हो, कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, लेकिन चलेगा। लेकिन बस शादीशुदा होनी चाहिए, हस्बैंड चाहे कैसा भी हो लेकिन होना चाहिए। दोस्तों, ये बारीक बारीक बातें आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको फ्री में नहीं बताएगा, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा फ्री में। तो इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो यार अपने क्लासमेट्स के साथ में। इतना तो आप कर ही सकते हो इंग्लिश फॉर ऑल के लिए, अपने क्लासमेट्स के ग्रुप में और उनके व्हाट्सएप पर शेयर तो कर सकते हो हमारी वीडियोस को। तो कहानी पर वापस आते हैं। बच्चियां बैकग्राउंड में गाना गा रही हैं, सून ऑटम यील्ड्स इनटू विंटर ड्रायर। मिस मेडॉस सोचती हैं कि अगर इंगेजमेंट टूट गई तो फिर मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइंस वाली मैडम को फेस नहीं कर सकती हूँ, और इन लड़कियों को भी फेस नहीं कर पाऊँगी जब इन्हें पता लग जाएगा कि मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है। मुझे कहीं ना कहीं गायब होना पड़ेगा, सबकी आंखों से दूर होना पड़ेगा। दोबारा से गाना ख़त्म होने को आया और धीरे धीरे लड़कियों की आवाज़ दोबारा से गायब हो गई। दोस्तों, अब क्या होता है, अचानक से ना म्यूज़िक हॉल का दरवाज़ा खुलता है और एक छोटी बच्ची जिसने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी होती है, वो छोटी बच्ची बहुत ही एंशियस है, चिंतित है, बड़ा हेजिटेशन फील कर रही है, अपने होठों को चबा रही है, अपनी चांदी की चूड़ियों को घुमा रही है कलाई में। अब बच्ची मिस मेडॉस के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका नाम है मोनिका। तो मिस मेडॉस पूछती हैं, मोनिका क्या हुआ? सांस फूलते हुए बच्ची ने जवाब दिया, मिस वाइट आपको मिस्ट्रेस रूम में बुला रही हैं। मिस मेडॉस कहती हैं, ठीक है बच्चों, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ तुम्हें अकेला छोड़कर, और जब मैं क्लास में नहीं हूँ तो कोई भी शोर नहीं करेगा। बच्चे तो पहले ही गाना गा के इतना थक गए हैं, भला अब कैसे शोर मचाते? बहुत सारे बच्चों की तो नाक भी बहने लगी है, मतलब हालत ख़राब है बच्चों की, भला वो शोर मचाएं तो मचाएं कैसे? अब दोस्तों, मिस मेडॉस हेड मिस्ट्रेस के कैबिन में चली गई हैं। हेड मिस्ट्रेस अपनी डेस्क के ऊपर बैठी होती हैं और वो कुछ देर तक मिस मेडॉस को ऊपर निगाह करके नहीं देखती। हेड मिस्ट्रेस हमेशा की तरह से अपने उलझे हुए चश्मे को सुलझा रही थी। बैठिए मिस मेडॉस, बैठिए, बहुत ही काइंडली हेड मिस्ट्रेस ने कहा, और इसके बाद एक पिंक कलर का एनवलप हेड मिस्ट्रेस ने उठाया और कहा कि मैंने आपको इसीलिए डिस्टर्ब किया, बच्ची को भेजे आपके पास में आपको बुलाने के लिए, क्योंकि आपके लिए ये टेलीग्राम आया हुआ है। टेलीग्राम आया है मेरे लिए? अब ना मिस मेडॉस के माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स आने लगे। वो सोच रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेसिल ने सुसाइड कर ली हो। देखो, इतना इमरजेंसी में टेलीग्राम कौन लिखेगा, कोई बुरी खबर होगी तभी आएगी स्कूल में। तो मिस मेडॉस ने टेलीग्राम लेने के लिए हाथ आगे किया। हेड मिस्ट्रेस ने कुछ पल के लिए टेलीग्राम को पकड़ कर रखा और कहा कि उम्मीद है कोई ख़राब खबर ना हो। और भी ज़्यादा काइंड हो गई हैं हेड मिस्ट्रेस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरी खबर है तभी स्कूल में टेलीग्राम आया है। फाइनली मिस मेडॉस ने टेलीग्राम को पढ़ा। लेटर में मुश्किल से 1-1.5 लाइन लिखी हुई थी, और जानते हैं वो 1-1.5 लाइन क्या थी? वो लाइन थी, पे नो अटेंशन टू लेटर, मस्ट हैव बीन मैड, बाउट हेड स्टैंड टुडे, बेसिल। बेसिल ने इस लेटर को लिखा है, और पता है क्या कहता है कि जो मैंने तुम्हें लेटर लिखा था ना, घिनौना वाला, जो मैंने कहा था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ वगैरह वगैरह, जो मैंने बातें करी थी और रिजेक्ट किया था तुम्हें, उस लेटर पर कोई ध्यान मत दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो पगला गया था, तुम ध्यान मत देना उस लेटर पर। और हाँ, आज मैं वो हेड स्टैंड को ख़रीद के ले आया हूँ। दोस्तों, ध्यान दो इस लेटर के ऊपर, कितना अनकाइंड है ये। एक भी बार उसने माफ़ी नहीं मांगी, सबसे पहली बात। फिर 1-1.5 लाइन लिखी है मुश्किल से, और उसमें भी बता रहा है कि यार मैंने हेड स्टैंड ख़रीद लिया है आज। मतलब कितना अजीब और कितना बेहुदा इंसान है, काम की बात नहीं कर रहा है, उस 1-1.5 लाइन में भी लिख रहा है कि मैंने हेड स्टैंड को ख़रीद लिया।
और फिर मूड स्विंग्स की दिक्कत है भाई इसको, एक पल में कुछ और है, दूसरे पल में कुछ और है। शादी जैसे इतने बड़े फैसले को, इतने सीरियस फैसले को ये मजाक बना रहा है। कहता है कि जिसमें मैंने घिनौना वर्ड यूज़ किया था और उल्टी सीधी बातें करी थी उस लेटर को आप कोई अटेंशन मत दो, उसको भूल जाओ। और फिर माफ़ी भी नहीं मांगी, कम से कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। और मुश्किल से एक आध लाइन लिखी है और उसमें भी कह रहा है कि मैंने हेड स्टैंड को ख़रीद लिया। मतलब कितना बेहुदा इंसान है यार, कोई मैच्योरिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मिस मेडोस ने बहुत ध्यान से उस टेलीग्राम को पढ़ा और वो अपनी आंखों को उस टेलीग्राम से हटा नहीं पा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि यार ये कैसे लिख दिया इसने। मिस वाइट थोड़ा सा आगे झुककर, थोड़ा सा काइंडली होकर पूछती हैं कि उम्मीद करती हूँ कि कोई गंभीर मामला नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक होगा। मिस मेडोस खुशी से झूमते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मिस वाइट, इसमें तो कोई भी बुरी खबर नहीं है। और इतना कहकर मिस मेडोस हल्का सा ना हंस पड़ी। हंसते हुए उसने कहा कि ये मेरा मंगेतर ने लिखा है। वो कहता है कि वो कहता है मिस वाइट मिस मेडोस को रोकते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास 15 मिनट और हैं क्लास को ख़त्म करने के लिए, है ना। दोस्तों, मिस वाइट की टोन ना चेंज हो जाती है यहाँ पर। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ख़राब खबर है तभी इतना अर्जेंट स्कूल में टेलीग्राम आया है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कोई बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, तो वो ख़ुद भी जेलस फील करने लगी और उनकी टोन बदल गई, उनका बात करने का अंदाज़ बदल गया। तो मिस मेडोस कहती हैं कि जी जी, आप ठीक कह रही हैं, 15 मिनट बचे हैं क्लास में। मिस मेडोस झट से खड़ी होती हैं और भागकर म्यूज़िक हॉल की तरफ जाती हैं। लेकिन म्यूज़िक हॉल में आने से पहले मिस वाइट ने मिस मेडोस को एक वार्निंग भी दे दी थी। मिस वाइट ने कहा था कि स्कूल के टाइम में मैं अपने टीचर्स को ये परमिशन नहीं देती हूँ कि उन्हें टेलीग्राम्स मिलें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब ख़बर है तब बात अलग है, किसी की डेथ हो गई, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया या फिर इस तरह की कोई बड़ी घटना हो गई तो बात अलग है। गुड न्यूज़ का क्या है, वो तो घर पर भी आ सकती है। इतनी इमरजेंसी में टेलीग्राम लिखने की क्या ज़रूरत है गुड न्यूज़ पर, वो तो घर में भी भेज सकते हो, घर में थोड़ी देर में पता लग जाएगी तुम्हें जाओगी तो। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी को समझते हैं क्योंकि ये नावल ना साइकोलॉजिकल है। देखो, मिस वाइट मिस मेडोस से ज़्यादा उम्र की हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, बुक में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मिस वाइट की उम्र ज़्यादा है। दोस्त, आप याद करो, जब मिस मेडोस पहली बार मिस वाइट के कमरे में गई थी तो मिस वाइट क्या कर रही थी, बैठी हुई चश्मे की डोरी को सुलझा रही थी। राइटर ने पहले ही आपको एक हिंट दे दिया था कि मिस वाइट की उम्र ज़्यादा है। एक अच्छा राइटर की यही निशानी होती है कि वो कहानियों में आपको हिंट देता है। हमेशा आप देखना, हिंट देगा आपको, डायरेक्ट नहीं बताएगा। इसके अलावा मिस वाइट का प्रमोशन हो चुका है, वो हेड मिस्ट्रेस बन चुकी हैं स्कूल की, तो जाहिर है कि उनकी उम्र बड़ी होगी मिस मेडोस से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हेड मिस्ट्रेस भी कुंवारी हैं क्योंकि उनके नाम से पहले लिखा हुआ है मिस, MISS, मिस कुंवारी लड़की के लिए लगाते हैं, आपको पता होगा। तो जब मिस वाइट ने देखा कि मिस मेडोस की भी शादी हो रही है तो वो जेलस फील करने लगी, उनका मूड ख़राब हो गया। यह इंसान की फितरत होती है कि वो अपने साथ वालों की खुशी को नहीं देख सकता। जब तक मिस वाइट को लग रहा था कि लेटर में कोई बहुत ख़राब ख़बर है तब तक वो बहुत काइंड थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी मिस मेडोस से। लेकिन जैसे ही मिस मेडोस की शादी का अंदाज़ा उन्हें हुआ वैसे ही उनके तेवर बदल गए, उनका टोन बदल गया बात करने का। मिस मेडोस के रिलेशन की एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। प्यार की, खुशियों की उम्मीदों को दोबारा से सजाकर मिस मेडोस जल्दी से म्यूज़िक हॉल में पहुंची और सीढ़ियों को चढ़कर पियानो के पास में खड़ी हो जाती हैं। अब क्योंकि मिस मेडोस का मूड बहुत अच्छा हो गया है, बहुत खुश हो गई हैं वो, तो वो उस बच्ची मैरी से कहती हैं कि पेज 32 मैरी, पेज नंबर 32 निकालो। मिस मेडोस मैरी का दिया हुआ वो पीले रंग का फूल जिसे क्रिसैंथेमम कहते हैं, उस फूल को अपने होठों पर लगाती हैं और उस फूल ने मिस मेडोस की मुस्कुराहट को छुपा लिया था। उस फूल को लगाकर मुस्कुरा रही थी मिस मेडोस। इसके बाद मिस मेडोस बच्चियों के ऊपर आती हैं, अपनी छड़ी को लहराते हुए कहती हैं, पेज 32 निकालो लड़कियों, पेज 32 निकालो। दोस्तों, पेज 32 पर जो गाना था उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा गाना है कि मज़ा आ जाए उसको सुनकर, बड़ा खुशनुमा गाना है। ठीक है, अब बच्चियां गाना शुरू करती हैं। मिस मेडोस कहती हैं, रुको रुको रुको, अरे ये कैसे गा रही हो, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा ख़राब लग रहा है भाई, ऐसे मत गाओ, ये क्या हो गया तुम लड़कियों को,
सोचो बच्चियों, सोचो। तुम सही से क्यों नहीं गा पा रही हो? ज़रा सोच के बताओ मुझे, क्यों नहीं गा पा रही हो सही से? अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। गाने में जो फूल हैं, फूल फलों से भरी बास्केट, बंधाइयाँ देना, ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हैं, इन्हें इमेजिन करो। ज़रा फील के साथ में गाओ बच्चों। और बच्चों, तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हें तो गर्म जोशी से गाना चाहिए, खुश होकर गाना चाहिए। चलो चलो चलो, एक बार और शुरू करो, सभी बच्चे साथ में। और इस टाइम मिस मेडॉस की आवाज़ में गहरापन था, ग्लो था, और साथ में एक्सप्रेशंस भी थे। मतलब पुरानी वाली मिस मेडॉस अब वापस आ चुकी हैं और उनका मूड बहुत अच्छा है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आईएससी क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मैं इंग्लिश के साथ साथ आपके हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी और भी बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा बहुत जल्दी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।